Today we have a special guest and we are meeting Vision Public Charitable Trust Chairman Dr. D.S. Virmani and Aneet Kaur. They have a special work done by Simmer Integrated School. Second, they have a Guru Teg Bahadur School which give free education to slum areas. Third, they manufacture sanitary pads for the slum areas. And fourth, they give free counseling session for teenagers. Let's have some talk. Let's start the conversation with Dr. D.S. Virmani. हेलो विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये एनजीओ है, इस एनजीओ के अंदर वी आर रनिंग एक सिमर इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल. यहाँ पे वर्ड है सिमर इंटीग्रेटेड. द वर्ड इज़ इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल. आपने स्पेशल स्कूल्स के बारे में सुना है, नॉर्मल स्कूल्स के बारे में सुना है. हम जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं ये इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल. एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस हर स्कूल में 10% सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. बट ये नॉर्मली होता नहीं है. कोई भी स्कूल इनको अगर इंटरटेन करता है स्पेशल बच्चों को तो 6-7 के बाद जैसे बाय. तो कायदे में रूल होना चाहिए इंटीग्रेटेड, जहाँ पे ये स्पेशल बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ मिलके पढ़ेंगे. इनको ये फील नहीं करवाना दे आर स्पेशल, बल्कि उन बच्चों को जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ये बताना है हाउ पॉजिटिव दे आर. बेसिकली दे शुड नो कि वो भी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है. ये नॉर्मल बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए हाउ ब्लेस्ड दे आर. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्कूलिंग, जहाँ पे हम इन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को नॉर्मल के साथ पढ़ाते हैं. अपार्ट फ्रॉम स्पेशल स्कूल ये स्पेशल नहीं है. यहाँ बच्चे बाकायदा एक करिकुलम के साथ पढ़ते हैं. बच्चा 3rd पढ़ता है, 4th पढ़ता है, 5th पढ़ता है, फॉलोइंग बाय 10th करेगा, 12th करेगा. डेफिनेटली हम जो करिकुलम अडॉप्ट करते हैं वो नेशनल ओपन स्कूलिंग का करते हैं. उसके नीचे के करिकुलम को हम ओपन बेसिक एजुकेशन का नाम देते हैं. दिस इज़ अ होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सिमर इंटीग्रेटेड स्कूल. दूसरा, सिमर इंटीग्रेटेड स्कूल के अंदर हमारा एक बहुत पॉजिटिव मोटिव है कि कल को अगर इन स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो क्या, तो एटलीस्ट दे शुड बी नोन टू द स्किल. इनके पास इतना इनको ट्रेन कर दिया जाए बाय मीन्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, कि अपनी रोजी रोटी कमा सकें. तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है अंडर सिमर इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल, जिसमें हम ऑटिस्टिक बच्चे लेते हैं, डाउन सिंड्रोम हमारे पास हैं, CP चाइल्ड हैं, स्लो लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पे हम एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करते हैं दैट इज स्लो लर्नर्स. ये स्लो लर्नर वाकई एक ऐसा टैग लाइन है. एक तो इसको हमने स्लो लर्नर बोल दिया, कायदे में वर्ड होना चाहिए स्ट्रगलिंग लर्नर. एक बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, और हर क्लासरूम में 30% बच्चा इस कैटेगरी में फॉल होता है. दे आर बेसिकली स्लो लर्नर्स, स्ट्रगलिंग लर्नर्स. हर बच्चा मैथ, साइंस, SS और इंग्लिश के लिए नहीं बना है, ना ही ये सब्जेक्ट्स हर किसी बच्चे के लिए बने हैं कि हर किसी बच्चे को मैथ्स आए, साइंस आए. इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग स्लो लर्नर्स पे वर्कआउट करते हैं जो सिर्फ स्लो हैं. स्लो का मतलब सिर्फ इतना ही था, इनको एक कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, शायद 4 या 5 बार में समझ आएगा. बट हमने इन लोगों को कई बार तो बहुत स्कूल्स ने स्लो लर्नर्स को भी स्पेशल कैटेगरी में डाल के हमारे यहाँ स्पेशल स्कूल्स में भेजा हुआ है. दे आर सिंपली स्लो लर्नर्स. सिर्फ उनको मैथ, साइंस नहीं आता, रीडिंग में प्रॉब्लम होता है. हमने वो इनिशिएटिव ना लेते हुए उनको स्पेशल का टैग दे दिया है. ये चीज़ों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं. दूसरा, हमारे यहाँ वी प्रोवाइड, हमारा पूरा जो NGO है, इट्स अ ग्रुप ऑफ special educators. In this group we have clinical psychologists, consulting psychologists, और स्पेशल हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री काउंसलिंग सेशंस देते हैं टू द टीनेजर्स. अभी तक कोई भी काउंसलिंग सेशन टीनेजर्स के लिए नहीं है. सारे काउंसलिंग सेशंस जितने भी होते हैं दे आर बेसिकली रिलेशनशिप बेस्ड पे, कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं लिए जाते हैं. टीन एज का प्रॉब्लम ही आज के वक्त में मेजॉरिटी प्रॉब्लम रिलेशनशिप है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम हार्ट ब्रेक्स. इसके बारे में कोई काउंसलिंग सेशन लिए ही नहीं जाते हैं. ओके, तो सर बेसिकली आई वांट टू आस्क, आपको ये NGO खोलने का आइडिया कहाँ से है, एंड स्पेशली फॉर टीनेजर्स एंड दोज हु आर नॉट हैविंग अ गुड प्रॉपर बैकग्राउंड? इट वाज ईयर 2015. टाइम्स ऑफ इंडिया का एक द लाइफ करके पेपर आया करता था. उसमें एक ऐसा आर्टिकल था कि आज के वक्त में सुसाइडल टेंडेंसीज देखी जा रही हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 13 ईयर्स. 12 to 13 ईयर्स का बच्चा जहाँ कहीं 6th या 7th में होगा, ऐसे एज ग्रुप के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज एक बहुत बड़ा वर्कआउट था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऐसा कैसे हो सकता है. एक बच्चे को 12-13 साल पैदा हुए हैं
और अभी उसको सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। और जब हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया, द स्टेटमेंट वॉज वेरी 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 ट्रू। जिसने भी वो इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल लिखा था, सर्वे किया था, इट वॉज एब्सोल्यूट ऑन अ रियल ग्राउंड्स कि सुसाइडल टेंडेंसीज आर सीन। एंड मोर ओवर 12-13 साल में सुसाइडल टेंडेंसीज वर नॉट रिलेशनशिप, दे वर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का, मम्मी का इतना ज़्यादा बोलना, बच्चे के दिल में ये ख्याल आ जाना, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग पेरेंटिंग लाइन हो रहा है कि बच्चा संडे के दिन जब मम्मी पापा दोनों घर पे हैं, वो तो दैट डे शुड हैव बीन द मोस्ट ब्लेस्ड डे फॉर द चाइल्ड कि आज पापा मम्मी दोनों मिलेंगे। इट इज़ द वर्स्ट डे फॉर द चाइल्ड। पापा मम्मी दोनों मिलेंगे, दोनों ताने, अल्टीमेटली किसी लेवल पे ज़्यादा और टॉन्टिंग ज़्यादा होगा। आज वो संडे को घर से भागना चाहता है कि संडे उसको पापा मम्मी दोनों नहीं चाहिए। तो कहाँ जा रहा है हमारा पार्ट, कहाँ जा रहा है पेरेंटिंग लेवल, जिसके बारे में कोई प्लेटफॉर्म पे डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। दूसरा, हार्ट ब्रेक्स का काउंसलिंग सेशंस इसलिए हम लोगों ने शुरू किया, एटलीस्ट टीन एज काउंसलिंग हो। पेरेंट्स तो समझ रहे हैं दे आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक, वो जैसा होना चाहिए ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वैसा ही चल रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं सोसाइटी हैज चेंज्ड। फाइन जी, नाउ दे हैव टू मैनेज अ चाइल्ड। उनके टाइम पे फेसबुक नहीं था कि वो फेसबुक होता तो शायद समझ पाते कि बुक को कैसे फेस किया जाए। फाइन, सो अल्टीमेटली उनके टाइम पे ना फेसबुक था ना इंस्टा था। अब उनको एक जनरेशन हैंडल करनी है जिसके पास फेसबुक भी है, जिसके पास इंस्टा भी है, जिसके पास गैजेट्स भी हैं। शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली पेरेंटिंग एक गलत ट्रैक ले रही है और ये पार्ट आ रहा है। तो वी आर वर्किंग कि काउंसलिंग के लिए वी आर इनवाइटिंग कि कोई टीन एजर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग है, वो हमसे मिलें, आएँ, हम पेरेंट चाइल्ड कोऑर्डिनेशन पे वर्कआउट करने की कोशिश करें। इस पे हमारा मेन फोकस केंद्रित है। Sir, how your schooling is very different from other school? Like आपका एनजीओ दूसरे एनजीओ से कैसे अलग है? जैसा हमने आपको बोला कि हम लोग वर्क कर रहे हैं इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल। इंटीग्रेटेड को इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड, हम नॉर्मल स्कूल आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल स्कूल शायद प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर मैं बोल दूं तो आई एम यूजिंग द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग मोर ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, more of the unemployed youth. Four walls of classroom and 4 subjects, math, science, SS, English को एजुकेशन नहीं कहते, ना ही एजुकेशन 4 दीवारी के स्कूलों में दी जा सकती है। तो जो हम आज का पैटर्न देख रहे हैं, बस बच्चा स्कूल जा रहा है, एग्जाम, टेस्ट, अल्टीमेटली पढ़ाई हो क्या रही है? तो रियल एजुकेशन से हटके हम शायद लिटरेसी पे आ गए हैं, बल्कि मैं बोलूँगा लिटरेसी से भी हम काफ़ी पीछे हो गए हैं। बिकॉज लिटरेट भी उसको कहा जाता है अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हमारे यहाँ तो ये अच्छे अच्छे स्कूल्स लाख लाख रुपया फीस लेते हैं, वहाँ के 12th के बच्चों को भी शायद रीडिंग नहीं आती है। और आप ओपनली देखिए, अगर आती है, आई एम नॉट सेइंग अगेन इट्स अ जर्नल स्टेटमेंट, सबको नहीं आती है ऐसा नहीं। अगर आप 12th में लेंगे तो शायद वहाँ पे भी आपको 10 से 15 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको रीडिंग ही नहीं आती। तो क्या किया पेरेंट्स ने 15 साल भेज के, क्या दिया स्कूल ने इन 15 सालों में, क्या लिया बच्चे ने इन 15 सालों में? तो बहुत सारे आज सवाल हैं और शायद सवाल ही सवाल हैं, जवाब शायद आज हमारे पास भी एक राइट वे में तो आज हमारे पास भी नहीं है। वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द आंसर्स, वर्किंग फॉर द आंसर्स, ट्राइंग टू डू समथिंग कि कुछ बेटर आ जाए, एटलीस्ट रियल ग्राउंड्स पे वर्क करें। तो सर, जैसा कि पुराने टाइम पे, जैसे रामायण वगैरह के टाइम पे गुरुकुल जब स्कूल्स होते थे, तो आपको क्या लगता है, दोज वे बेटर स्कूल्स या अभी जो स्कूल्स आ रहे हैं वो बेटर है? अगर हम सही बात करें ना, तो ये नाम है सिमर इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल। इट शुड बी, बस इंटीग्रेटेड एक वर्ड है, इट्स रियल अ गुरुकुल। सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन द गुरुकुल सिस्टम। वही सिस्टम आज नहीं तो कल मुड़कर आएगा। एटलीस्ट सब कुछ जहाँ बच्चे को गुरुकुल में एजुकेशन दी जाती थी रिगार्डिंग एवरी लाइफ एस्पेक्ट, रियल एस्पेक्ट, आज हम बच्चे को टेबल्स के लिए मारे, 13 का टेबल, 14 का टेबल, 15 का टेबल नहीं आता, बट अप्लाइड मैथ्स तो उसको आता ही नहीं। उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो सब्जी मंडी में बच्चे सब्जी बेच रहे हैं। दो एक इंडिया के लिए एक डार्क फेज है, सब्जी बेच रहे हैं, उसको अच्छे से मालूम है कि 100 का नोट किसी ने दिया, 20 काटे तो 80 रिटर्न करना है। फाइन, कॉल एज अप्लाइड मैथ्स। हमारे 10वीं के बच्चों को ये भी नहीं आता। आज आप हमारे 10वीं 12वीं के स्कूल के बच्चों को कमेटी गार्डन छोड़ दीजिए, उन्हें बोलिए घर वापस आ, शायद उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम होगा, मम्मी पापा को सेल फोन लगाएगा। एटलीस्ट वो बच्चे हैं जो कम से कम उन्हें हम बड़ौदा के किसी कॉर्नर में भी छोड़ देते हैं ना, वो सेफली अपने घर आएगा। तो किसको एजुकेटेड बोलें? उस बच्चे को जो एक अपने घर पहुंच गया, इज ही एजुकेटेड? या हमारे बड़े बड़े लाख रुपए फीस देने वाले स्कूलों के बच्चे एजुकेटेड जो अपने घर तक नहीं आ पा रहे हैं?
So this concept, Gurukul system has to work someday or the other. सर आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके चैरिटेबल ट्रस्ट में कैसे बच्चे आते हैं, किस टाइप के बच्चे आते हैं? हमारे पास लगभग वी हैव ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो थोड़े साइलेंट होते हैं, आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं. उसके बाद वी हैव ADHD वो बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हैं. फाइन जी. उसके बाद वी हैव डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम का एरर होता है. उसके बाद वी हैव CP चाइल्ड्स, और एक हम कैटेगरी स्पेशल स्लो लर्नर्स की रखते हैं. स्लो लर्नर्स और ये बच्चे हम लोग एक साथ पढ़ाते हैं, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन या इंटीग्रेटेड स्कूलिंग का नाम हम लोग देते हैं. सर जब आपने ये NGO स्टार्ट किया था तो आपको किस तरीके की क्रिटिसिज्म या ऐसे कुछ लाइक यू हैव फॉट सम फॉर क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म की बात करें तो जब हमारा ये NGO स्टार्ट हुआ था तो चैरिटी कमिश्नर ही पहले हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नहीं, बिकॉज इट वॉज अ टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. जैसे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, तो क्रिटिसिज्म तो नहीं, बट इट वॉज अ चैलेंज पब्लिक को ये बताना कि ये बच्चे जो हैं ये बच्चे ना स्पेशल स्कूल के जाने चाहिए, बिकॉज स्पेशल स्कूल्स में बच्चा जो नॉर्मल होता है वो भी शायद स्पेशली बन जाता है. फाइन. पेरेंट्स को अवेयर करना कि इन बच्चों के लिए जो राइट वे टू एजुकेशन है वही इंटीग्रेटेड स्कूलिंग है, इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, और ये कोई हमारा इन्वेंटेड नहीं है. इट्स अ प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए है. बट क्योंकि अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोगों को ये इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मालूम नहीं है. जहाँ स्कूल्स को मालूम है तो स्कूल्स इस प्रोजेक्ट को चलाते नहीं हैं. तो आज के टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे बच्चा दोनों एक साथ मिलके पढ़ें, दे शुड फील ब्लेस्ड. बाकी बच्चों को मालूम पड़े कि व्हाट एक सोसाइटी एक सेगमेंट है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया. बस यही थोड़ा सा था कि लोगों को अवेयरनेस की कमी है, तो ये प्रोजेक्ट मालूम ही नहीं होता है. सर आपके इस NGO में एक होम स्कूलिंग वर्ड है जिसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि होम स्कूलिंग क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेज ऑफ स्कूल गोइंग एंड होम स्कूलिंग. होम स्कूलिंग इज़ बेसिकली जहाँ पे पेरेंट्स का विश्वास स्कूल से थोड़ा उठ जाता है. फाइन जी. जहाँ वो प्रेफर करते हैं कि शायद दे कुड बी या ये पेरेंट्स देमसेल्फ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने बच्चे को खुद एजुकेट करेंगे. अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुरुकुल स्कूलिंग जैसा हमने डिस्कस किया. तो होम स्कूलिंग के अंदर जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं स्कूल एक मशीन की तरह, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, कंपनी की तरह वर्क कर रहा है. वो एजुकेशन से ज़्यादा यू कैन से वहाँ से कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं. वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट नहीं है. फाइन. इस कॉन्सेप्ट को होम स्कूलिंग का हमने नाम दिया. होम स्कूलिंग के अंदर हम बच्चे को पूरा एजुकेट करते हैं, टेकिंग द फैक्ट इनटू अकाउंट कि सिर्फ 4 वॉल्स ऑफ स्कूल, 4 वॉल्स ऑफ स्कूल, यही 4 सब्जेक्ट मैथ, साइंस, SS, इंग्लिश ही एजुकेशन नहीं है. आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो आपसे उम्मीद कर रहा है, कंपनी में जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो जो उम्मीद कर रहा है, वो जिस प्रोडक्ट को हायर करना चाहता है वो प्रोडक्ट स्कूल्स डिलीवर या कॉलेजेस भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं. तो होम स्कूलिंग में वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फ्रेम अ चाइल्ड इन दैट वे ताकि वो कॉर्पोरेट में कहीं पे इंटरव्यू देने लायक रहे. ही शुड बी अवेयर फॉर ऑल द थिंग्स. नेचर से दूर ना जाए, नेचर को समझे. जैसे हम बात करें तो 8th में टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन बच्चा पूरा पढ़ता है बट उसने आज तक कुआं नहीं देखा. फाइन जी. आगे हम बात करें 8th में गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ गुड गाइडलाइंस. उसके पास टॉपिक है रिप्रोडक्शन. 8th में भी आता है, 10th में भी आता है. अच्छा वेटेज का चैप्टर है, बट लगभग मैक्सिमम स्कूल्स, अगेन इट्स अ जनरल टर्म, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैक्सिमम स्कूल रिप्रोडक्शन जैसा चैप्टर को स्किप कर देते हैं. फाइन जी. अल्टीमेटली एक पढ़ाने का तरीका ज़रूर था. जब ऐसे चैप्टर्स हम स्किप करेंगे तो बच्चा फिर एडोलेसेंस की बेस में कैसे जाएगा. बल्कि इन चैप्टर्स को तो स्कूल्स को एक वॉट यू कैन कॉल एक अच्छी एजुकेशन के लेवल पे एक अच्छे अंदाज में पढ़ाना चाहिए था. बच्चे के सारे सवालों के जवाब देने चाहिए थे, और सवालों के जवाब तब तक जब तक बच्चे के सवाल ख़त्म ना हो जाए. सर बेसिकली अभी आपने बोला कि स्कूल्स रिप्रोडक्शन चैप्टर को नहीं ज़्यादा गौर करती है, तो आपने एक टर्म बोला था टीनेज काउंसलिंग. आई गेस दैट इज़ मोर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड समथिंग. तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आज के टीनेज हाउ मच दे आर डाइवर्सिफाइड. टीनेज का जैसा मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि जैसे वी वर इंस्पायर्ड, या इंस्पायर्ड क्या, इट वॉज डेफिनेटली एक डार्क फेज है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का. इंडियन पेरेंटिंग का भी कहा जाए कि 13-14 साल में सुसाइडल टेंडेंसीज को बिलीव कर पाना भी इट्स समथिंग रियली अ डार्क फेस. तो ऐसे केस में जहाँ पे बच्चा घर में कहीं ना कहीं पेरेंट चाइल्ड कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है. हम बच्चे को तो नहीं समझा सकते, पेरेंट को तो समझा सकते हैं. दे पास थ्रू दैट एज.
पेरेंट एडोलेसेंस से निकले हैं, उस एज से पास आउट हुए हैं, तो हम पेरेंट्स ही अगर थोड़ा बच्चे की तरफ झुकाव करके बच्चे को समझने की कोशिश करें तो थोड़ा बिना बेटर पार्ट। तो काउंसलिंग के अंदर हम लोग अभी हो तो उल्टा रहा है, काउंसलिंग तो पेरेंट्स की करनी चाहिए थी, बट आजकल हम बच्चों की काउंसलिंग एटलीस्ट कहीं तो कुछ तो समझाना था। तो वी हैव ओपन नाउ अ काउंसलिंग सेंटर फॉर टीनेज, जहाँ पे बच्चे आए, आज के उनके सवाल, अब उनके आज के सवाल यही हैं, पेरेंट्स ज़्यादा, रिलेशनशिप ज़्यादा, ऐसे सवालों के जवाब उन्हें कौन देगा जब स्कूल नहीं दे रहा है, पेरेंट्स स्केप कर रहे हैं। लाइक जिसका हमने नॉर्मल भी डिस्कशन किया था, टीवी में सैनिटरी पैड्स का ऐड आता है, बट बच्चों को किसको समझ आता है, या हमने कभी अपने वक्त में पूछा व्हाट दैट इज? तो ऐड आ रहा है बट उस ऐड का एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक सवाल बना हुआ है, और यही सवाल एक गलत रास्ते पे जा रहा है। तो आज कोई तो चाहिए जो इन सब सवालों के, टीन एज के सवालों के जवाब दे। आई थिंक कोई ऐसा सेगमेंट हमारे में लैक हो रहा है जो टीन एज की प्रॉब्लम्स को रिलेट करे, टीन एज की प्रॉब्लम्स को समझे, टीन एज के सवालों के जवाब देना था स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो तो पीछे हटा। फाइन, टीचर से बच्चा या कुछ भी है वो पढ़ाई के अलावा बात नहीं कर पाया, माँ बाप ने बात की तो सिर्फ ट्यूशन्स, पढ़ाई के अलावा और कोई चर्चा नहीं की। तो इस चीज़ को हमने समझते हुए, इन चीज़ों को एडमिनिस्टर करते हुए एक दफ़ा अपना फ्री काउंसलिंग सेशंस खोले कि बच्चे, टीन एज के बच्चे हमारे तक आएँ। वी हैव गुड साइकोलॉजिस्ट, वी हैव साइकेट्रिस्ट, वी हैव अ गुड टीम ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, तो आके डिस्कस करें। सर, आपने एक लाइन बोली थी हम लोग ने जब इंटरेक्शन किया था, दैट आप बोल रहे थे कि लड़कों को लड़कियों जैसे पाले, इसका कॉन्सेप्ट मतलब क्या था? हमारा क्या है कि जो हमारा टैग लाइन है विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का, ये 2 फ्रेम्स पे है। एक फ्रेम तो हमारा चल रहा है जर्नी विद द रीज़न, जर्नी विद रीज़न। जर्नी विद रीज़न के अंदर हम ये कह रहे हैं, हम पूरे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं विदाउट रीजंस। रीज़न हमारे पास नहीं है, जिसको हम कुछ इस तरीके से समझें कि एक पायलट अपने पैसेंजर्स को अनाउंस करता है कि आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ इज हमारा प्लेन जो है बड़ौदा बिल्कुल टाइमली लैंड करेगा एट अ गुड स्पीड, बट मेरा मैग्नेटिक नीडल ख़राब हो गया, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, कहाँ जाऊँ? तो कुछ ऐसा है, हमारा पूरे का पूरा सेगमेंट दौड़ रहा है, भाग रहा है विदाउट डायरेक्शन, और डायरेक्शन देने वाला शायद कोई नहीं है, इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। फाइन, इस प्रोजेक्ट पे पहला। दूसरा, हम लोग जैसे बात कर रहे थे, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग विद फेमिनिज्म, दिस रेप केसेस, विमेन पावरमेंट पे हम काफ़ी काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को यही एक पार्ट लगा कि नाउ इट्स अ टाइम। पहले यही चलता था, रेज योर डॉटर्स एज सन, रेज योर डॉटर्स एज सन, बट अब हम ये प्रमोट कर रहे हैं। शायद बात सही है, शायद अधूरी थी, होना ये चाहिए था रेज योर डॉटर एज सन एंड सन एज डॉटर्स। फाइन, तो ये अगर देते तो शायद ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट बैठता है। दिस इज आर व्हाट वी आर वर्किंग। तो जैसा अभी हमने सर के साथ एक लाइन सुनी थी कि उन्होंने टीवी में एक सैनिटरी पैड का ऐड देखा था और बच्चे ने पूछा था ये क्या है, लेकिन ना माँ बाप के पास इसका जवाब था ना टीचर के पास। तो अभी हम लोग इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे अनीत कौर मैम के साथ, जो हमें इसके बारे में बताएंगी। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर किया, सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चर किया, और उसको आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्राइबल एरियाज़ दिया था, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कैसा था? उसके पीछे एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज़ तो क्योंकि एनजीओ हमारा काम करता है, तो हमारे पास डोनेशन के लिए कपड़े आते हैं, राइट। अब वो कपड़े हम अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो पहनने लायक नहीं है, बट हम उसको स्टरलाइज करके फिर हमने प्लान किया कि हम उसको एक तो विमेन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने 2-4 लेडीज़ को रखा, उनसे उनका सारा सैनिटाइज करवाया, उसको स्टरलाइज करवाया उसको, एंड देन उन्होंने खुद यहाँ पर बैठकर स्टिच किए। तो वो कपड़े के पैड्स बनाए गए हैं, दे आर वेरी इको फ्रेंडली, पॉइंट नंबर 1। सो पहला फ़ायदा था कि विमेन एम्पावरमेंट हुआ। दूसरा, हमने ट्राइबल एरियाज़ और स्लम एरियाज़ में जाकर बांटे, बिकॉज़ वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते, बिकॉज़ आप जानते ही हैं कि वो कितना कॉस्टली है, एंड डे बाय डे जैसे जैसे नया बजट सिस्टम आता है इट इज़ गेटिंग कॉस्टलियर, राइट। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था उसके पीछे। एंड थर्ड, एज आई एम एंगेज्ड विद स्टूडेंट्स, तो हम उनको भी जानकारी देते हैं। नॉर्मली स्कूल्स में अराउंड 6 to 7 स्टैंडर्ड में गर्ल्स को लेकर जाया जाता है, लाइब्रेरी में बिठा देते हैं, एंड देन दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द sanitary pads, menstruation, monthly periods and all, and then when they come back boys are like अरे कहाँ गए थे, क्या करके आए, तो वो बता नहीं पाते। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि
मेरे पास जब ये एनजीओ काम कर रहा है, ये पैड्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पैकिंग हो रही है, उसको तरीके से उसके साथ हमारा टैग जोड़ा जा रहा है, वो सब बॉयज़ भी मिलकर करते हैं. सो दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. मैम हमारे पास सैनिटरी पैड्स के अलावा वी हैव अ सेकंड सेगमेंट गुरु टेग बहादुर स्कूल, जो आपने बताया था कि हम स्लम एरियाज़ में जाके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन दीजिए. जी, क्योंकि मैं लास्ट 20 ईयर्स से एजुकेशन प्रोफेशन में ही हूँ, तो बाकी बच्चों को तो हम पढ़ाते ही हैं. देन वी गॉट द आइडिया के अंडर प्रिविलेज सेक्शन को सोसाइटी का जो है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो हमने ये रोड साइड स्कूलिंग भी स्टार्ट किया था हमारे एनजीओ की तरफ से, लेकिन फिर कोविड आ गया एंड देन वी हैड टू स्टॉप. देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन दैट एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड इट अगेन. तो रोड साइड पे जो स्कूल चल रहे हैं वो तो है ही हमारे, बट आजवा नगर में आजवा रोड पे दात नगर पे हमारा ऑलरेडी एक स्कूल चल रहा है, जहाँ पर हमने एक ऑलरेडी डिस्ट्रक्टेड सा कुछ जगह थी उसको ठीक किया और फिर उसके बाद उसको रूम्स का शेप दिया हमने. आसपास के सारे गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं. टीचर्स वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं. वहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश, गुजराती लैंग्वेज चलती है, मैथ्स चलता है, एंड द नॉर्मल करिकुलम what the school follows, we try to follow each and everything, and in that name is running under Guru Tegh Bahadur School, and that project is connected with SAF International NGO. तो उनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ. टीचर्स एंड अपॉइंटमेंट से लेकर, उनके करिकुलम से लेकर, उनका बुक्स से लेकर, स्टेशनरी से लेकर, बैग से लेकर, स्कूल ड्रेस से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय आवर एनजीओ एंड दैट सैफ इंटरनेशनल एनजीओ. मैम आप जैसे कि ये सारी चीज़ें आप फ्री में करते हैं, आपने हमें बताया, हमारे ऑडियंस को भी बताया दैट यू गिव अ फ्री एजुकेशन, फ्री सैनिटरी पैड्स टू ट्राइबल एरियाज. तो मेरा सवाल ये है कि आप जब सब चीज़ें फ्री में कर रही है तो आप इन सब चीज़ों की फंडिंग कहाँ से अरेंज कर रही हैं? To be very honest, when we started this NGO, we had to put the money actually. हमें ही डालना पड़ा. वो तो स्टार्टिंग में NGOs ऐसे ही चलते हैं. देन हमारी टीम बनती गई, ट्रस्टीज़ बनते गए. सो हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि काइंड डोनेशन में आए. जैसे कि पहले हम SSG हॉस्पिटल में टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, तो जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो उन्होंने चाय के पैकेट दे दिया, शुगर दे दिया, मिल्क दे दिया, इस तरीके से हम वो करते थे. एंड फॉर द एजुकेशन पार्ट वी गेट द स्पॉन्सर्स ऑल्सो. वी हैव आवर वेबसाइट ऑल्सो. तो वेबसाइट के थ्रू हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से भी आते हैं. छोटा छोटा भी आता है एंड कोई स्टेशनरी दे जाता है, कोई बैग्स दे गया, कोई आपका स्कूल के सिर्फ पेंसिल्स देकर चले गए. तो जिस तरीके का भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है हम उस तरीके से मांगते हैं. एंड देन पीपल कम इन फॉरवर्ड ऑन देयर ओन and we try to get all the donations in the form of kind, not money actually. So before ending this session, I want to just ask, is there any message for the youth generation which you can portray? यूथ जनरेशन को सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अकाउंट नहीं आता, आप CA के पास जाते हैं. अगर आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, डू टेक द हेल्प ऑफ अ काउंसलर. फाइन जी, दे डोंट जज यू. तो आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है. काउंसलिंग को एक पॉजिटिव सोसाइटी लेने की कोशिश करें. पेरेंट्स ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि रियली व्हाट दे आर पेइंग टू द स्कूल्स. लाख रुपया फीस दे रहे हैं, इज़ इट जस्टिफाइड? एक सवाल अपने आप में ज़रूर करें. जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर आज. ये बात आप लाइए. इंटीग्रेटेड स्कूलिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए, जिसकी आज इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है. मेनली एजुकेटर्स, मेनली स्कूल प्रिंसिपल, मेनली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अपने स्कूलों में जो गवर्नमेंट का काम है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको प्रमोट करें. पेरेंट्स कम से कम समझे कि इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है. बच्चों को स्पेशल स्कूल में ना भेजा जाए. स्लो लर्नर्स सेगमेंट विच इज़ इन यू कैन से अ ग्रेट नंबर इन एवरी क्लासरूम, उनकी तरफ दे आर मोर अंडर प्रिविलेज, दे रिक्वायर रियल हेल्प. उन्हें बाकी हेल्प की ज़रूरत है. इस पे थोड़ा कंसिडर करने की आज सोसाइटी को ज़रूरत है. कुछ ऐसे मुद्दों की जो आज की ग्राउंडेड सोसाइटी है. पेरेंट चाइल्ड कोऑर्डिनेशन ज़रूर समझें. पेरेंट्स ये बात को समझें कि बच्चों से प्यार करना बंद नहीं किया जाता. वो किसी भी पार्ट में उनके क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. उनसे दूर जब आप 2 साल में नहीं गए थे, 3 साल का था तब नहीं गए थे, तो आज आपका बच्चा अगर 15-16 साल का है तो आप उसके पास आइए. ये मत कहिए कि वो आपसे दूर जा रहा है.
फाइन, वो दूर जा रहा है, ठीक है, आप उसके पास रहिए, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को आज अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। वो शायद नहीं समझ पाएगा, पेरेंट्स उस दौर से गुजरे हैं, वो थोड़ा नीचे झुक के अपने बच्चों को समझें। मैम जैसे अभी निर्भया रेप केस हुआ था, ये सब रेप जो जितने भी वुमेन ओरिएंटेड रेप केस होते हैं तो पूरा सिस्टम में एकदम से जोश भर जाता है, फिर सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक्चुअली उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। नंबर 1 लॉ फॉलो होना चाहिए, एंड दूसरा मुझे लगता है कि सोसाइटी ही फ्लॉड है, सोसाइटी ही फ्लॉड है। इन माई टर्म्स आई वुड लाइक टू से कि हम हर जगह पे एट एवरी पॉइंट द गर्ल इज़ बॉर्न, द मोमेंट शी इज़ बॉर्न वी आर लाइक ओके तुम्हें अब ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे बड़े होना है, ऐसे शादी करनी है, ऐसे करना है। व्हाट अबाउट बॉयज़? उनको कभी बोला जाता है घर में क्या पहन के घूम रहे हो, कुछ भी के पहन के घूमते हो? या उनसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, रात को कितने बजे वापस आओगे? तो पूरा सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है। हमें गर्ल्स को जो सिखाना था ना, सिखा लिया हमने, बहुत सालों से हम सिखा रहे हैं। अभी हमें बॉयज़ को एजुकेट करना ज़रूरी है, और बॉयज़ की भी कोई गलती नहीं है। ऐसा है कि हम बोलते हैं कि ये लड़के को तमीज़ नहीं है बात करने की, या गर्ल्स में कैसे बैठे इसको पता नहीं, उसको सिखाया ही नहीं गया, उसको बोला ही नहीं गया। एक बहुत कॉमन सा लाइन हम बोलते हैं, रो रहा है लड़के मतलब लड़कियों के जैसे रो रहा है। तो लड़का क्या कहीं और से आया है, कोई और प्लैनेट से आया है, या उसका इमोशनल सिस्टम नहीं है? तो बॉयज़ को भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, रोना, ये सब कुछ अलाउड होना चाहिए। बेसिकली फॉर मी फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट इज़ व्हेन मेन एंड वुमेन दे आर इक्वल। इक्वल मीन्स टू शो देयर इमोशंस, टू गेट इनटू अ डिग्री, टू बिकम अ CEO। आप कुछ भी करो, कोई भगवान ने सिर्फ क्या डिफरेंस बनाकर भेजा है वो हमको सिर्फ देखना है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, वी हैव गॉट द सेम ब्रेन्स। तो उसके ऊपर ही काम करना है। ये थी एक हमारी छोटी सी कॉन्वर्सेशन मैम और सर के साथ, जिन्होंने हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स के साथ इन्वेंट किया। उन्होंने हमें बताया कि होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेटेड स्कूलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि हाउ मच काउंसलिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। लाइक काउंसलिंग में कोई आपको जज नहीं करेगा, यू कैन पुट योर व्यूज़, नो वन इज़ देयर टू जज यू, दे आर हियर टू लिसन यू। वो आपको समझेंगे, वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम एंड सर, जो आपने हमको अपना इंटरव्यू दिया। ऐसी और टॉक शोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए B1 न्यूज़।